नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में आ चुके हैं, ठीक है, या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, है क्या मैंने इसमें क्या किया कि आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको मैंने एनालाइज किया और मैंने वो सारे टॉप 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि पेपर में आते हैं लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है, कैलकुलेटिव होते हैं। और कई बार क्या होता है कि आपसे छूट भी जाते हैं। तो हम लोग उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज, और ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। पेपर के दौरान भी सीरीज चलती रहेगी। अगर आपका आने वाले शिफ्ट में, हालांकि 16 मार्च से पेपर स्टार्ट है, अगर आपका आने वाले शिफ्ट में भी पेपर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस पूरा करते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में भी। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कि अ सम ऑफ 15,000 रुपीज़ इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कि भाई 15,000 रुपये की राशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 12%, दूसरे वर्ष के लिए 15% और तीसरे वर्ष के लिए 20% है। 3 वर्ष के अंत में कितना मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? तो बोलोगे सर 3/25 होती है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 25 से 28 हो जाएगा पहले वर्ष में। अमाउंट प्रिंसिपल ये, तो अमाउंट ये हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए 15%, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20 होती है, तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 20 से 23 हो जाएगा। ये होता है 1/5, 1/5 मतलब 5 से 6 हो जाएगा। बस यहाँ से आप कैलकुलेट करना है। ये मैंने जगह लिया था सॉल्व करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। जब पड़ेगी तो हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो क्या है, 4 से काट दो तो ये कितनी बार में कटेगा? 7 बार में। 4 से काट दो इसको तो कटेगा 5 बार में। 5×5 = 25, 25 × 25 625 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6×7 = 42, 42 में 23 से मल्टीप्लाई करोगे, 23×2 = 46, 23×4 = 92, ये हो जाएगा, ठीक है। 966। इसका डिफरेंस ले लोगे तो कितना होगा? 1 4 3, 341 इसका डिफरेंस आ रहा है। यानी ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना दे रखा था ओरिजिनली? 15,000। ये आपका आ गया अमाउंट, ठीक है। तो अब आप या तो वैल्यू निकालो यहाँ से, या फिर डायरेक्ट आप देखो तो ये 11 से कट रहा है ना, 11 से कट वाला नंबर है ये, कटने वाला, ठीक है। तो देखो इसमें से कौन सा 11 से कटेगा, तो मैं इसको चेक करूँगा। तो 4 1 5 8 8 16, 11 5 16 होता है, बिल्कुल होता है। तो ये आंसर हो सकता है, ये हो जाएगा। 7 4 11 नहीं होगा, ये हो जाएगा। इनका डिफरेंस चेक करो, 4 2 6 8 4 12 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन कट रहा था, ये अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। क्या है भाई, जल्दी जल्दी करोगे। आपको क्या करना है, वीडियो को पहले पॉज करना है, पॉज करने के बाद आपको इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो, कह रहा है कि भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन बी को 18 सेकंड में पार कर लेती है। 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, तो ट्रेन ए की बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 4/5 है। मतलब अगर ये 5 यूनिट रहा होगा तो ये कितना रहा होगा? 4 यूनिट रहा होगा। अब आपको ध्यान देना ये है कि हमको इनकी एक्चुअल लेंथ नहीं दे रखी है। उसके बाद क्या है, ट्रेन ए एक प्लेटफॉर्म को, मान लो ट्रेन ए है, एक कोई प्लेटफॉर्म है, उसको 45 सेकंड में पार करती है। मुझे उसकी लेंथ नहीं पता है, लेकिन हम इस कंडीशन का यूज़ करके ट्रेन ए की लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जो दोनों ट्रेनें कवर करेंगे, तो बोलोगे इनका जितना टोटल लेंथ होगा, तो 5 और 9 हो जाएगा। 9 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो क्या करोगे? तो बोलोगे सर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम करेंगे। क्यों? क्योंकि जब दो ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट आती हैं तो हम रिलेटिव स्पीड ही निकालते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर मीटर में चेंज कर लो। 72 मीटर पर किलोमीटर पर घंटा का मतलब क्या होता है? देखो 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 20 मीटर पर सेकंड। ये सारी चीज़ें मैंने टाइम स्पीड जब पूरा पढ़ाया था, उसका प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है, तो मैंने सब कुछ रटवा दिया था। और 54 किलोमीटर प्रति घंटा का जो स्पीड से चल रही है, इसका अगर मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकंड आएगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 20 + 15 35। 35 टाइम कितना लगा रहे थे भैया? 18 सेकेंड। 9 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 9 से इसको काटो तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे 35 दूनी 70, 700 हो जाएगी, सॉरी 70 हो जाएगी। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे 350। इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रेन यहाँ से चल रही थी ना 350, अभी कितना डिस्टेंस कवर करेगी? जब एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपना डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा 350 + L इक्वल टू, यहाँ पे भी वही लगेगा। स्पीड स्पीड ट्रेन ए की 20 थी, टाइम कितना लगा रहे थे? 45 सेकेंड। देखो तो 350 + L इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90, 900। एल की वैल्यू निकालोगे 350, 9 में से माइनस करोगे तो 550। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि एक शंक्वाकार तंबू में 11 व्यक्तियों को ठहरना है। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 14 मीटर स्क्वायर की जगह और सांस लेने के लिए 112 मीटर क्यूब की हवा की आवश्यकता होती है। यदि कैनवास की कीमत 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की कुल लागत ज्ञात कीजिए। देखो, कैनवास की लागत मतलब है कि अगर तंबू बनाना है तो वो शंकु आकार का ऐसे है। जब कोई आदमी बैठेगा ना तो ये ज़मीन पे ही बैठता है, ठीक है, ये ज़मीन पे बैठेगा। तो और पहली बात तो ये कि ज़मीन पे बैठेगा। दूसरी बात ये है कि हवा अगर लेगा ना तो हवा कितना लेगा, जितना उस तंबू का वॉल्यूम होगा, ठीक है। जितना टोटल अगर मुझे पता चल करना पड़े कि इसमें कितने हवा आएंगे तो जितना तंबू का वॉल्यूम होगा उतना ही उसमें हवा होगी, ठीक है, वेरी गुड। और तीसरी चीज़ क्या है, इसमें हमको बताना है कुल कैनवास कितना लगेगा, मतलब इसमें कपड़ा बनाने के लिए कितना लगेगा। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल यही होगा। तो जाहिर सी बात है हमको आर और एल की जरूरत पड़ेगी जो हमको नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ से निकालेंगे। एक बार बताओ ये वाला एरिया कितना होगा, तो कहोगे सर ये वाला एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर निकालोगे कैसे, तो सारे व्यक्ति यहीं पे बैठे, एक आदमी बैठने के लिए लगा रहा है कितना भाई 14 मीटर स्क्वायर जगह ले रहा है, तो 11 आदमी जो बैठेंगे पूरा एरिया ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 11 आदमी के बैठने की जगह थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे 154 हो जाएगा, 22 से कट जाएगा 7 बार में, 22×7 = 154 होता है, 7 को उधर भेजोगे 49 हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 49 है तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 7। इसका मतलब रेडियस तो 7 होगी, वेरी गुड। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हवा कितना ले रहे हैं, हवा जितना लेंगे जितना इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एक व्यक्ति कितना हवा ले रहा था 112 मीटर क्यूब, तो 11 व्यक्ति कितना लेंगे, अब इसको कर दो, 3 को उधर भेज दो, 22/7 लिख दो पाई की जगह पे, आर स्क्वायर की जगह पे 49 रख सकते हो क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 112 × 11 × 3 इधर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, आप एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे इरेजर की यूज़ करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो देखो 112 × 11 ये हो गया ना। अब देखो 11 से काट दो, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। 7 से इसको काट दो 7 बार में, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 से इसको काटोगे 14/112 होता है। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8×3 = 24। एच की वैल्यू यहाँ से अगर 24 आ गई तो आप मुझे बताओ, अगर ये एच है 24, ये है 7, ये है 24, ये कितना हो जाएगा, जो इसकी स्लैंट हाइट होती है 25 हो जाएगी। 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। तो क्या मैं यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो अगर मुझे कितना कैनवास निकालना है, ठीक है, उसका रेट निकालना है तो एरिया निकाल के रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने बताया था जब टोटल कॉस्ट निकालना हो तो एरिया निकालो और रेट से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया हो जाएगा 22/7 इंटू आर है 7 इंटू एल आ गया 25 और 150 करना पड़ेगा यहाँ पे रेट, ठीक है। अब इसको सॉल्व मत किया करो पूरा। अब देखो यहाँ पे 22 आ रहा है, आप इसको शुरू में भी चेक कर सकते थे। 22 आ रहा है, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 का मल्टीपल कौन कौन से, ये कट जाएगा 8×13 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 8×13 में से 2 जगह ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा है, यही ऑप्शन दिख रहा था, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता, ठीक है। तो दिस इज योर 4th क्वेश्चन, लेट्स डू दिस। ए बी एंड सी यानी ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन 30 दिन और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक काम शुरू किया लेकिन ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले, तो यहाँ से देखो कुछ नहीं, ये बी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया तो कुल कार्य कितने दिन पूरा होगा। सबसे आसान क्वेश्चन होता है लेकिन कई बार कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाते हैं। देखो 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और यहाँ पे 40 हो जाएगा। मुझे नहीं पता ये कितने दिन में करेंगे, तो मैं मानूंगा कि इनका टोटल वर्क, इनका एलसीएम मान लूँगा, ठीक है। ये ए था, ये बी था, ये सी था। अब एक बात बताओ, 24 दिन लगा रहा है 120 काम करने में, तो एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो निकाल लो ना यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। एक बात बताओ, टोटल काम 120 था, ए ने 8 दिन पहले छोड़ दिया, अगर वो 8 दिन करता तो कितना एक्स्ट्रा काम करता, तो बोलोगे 5 की एफिशिएंसी से 8 दिन काम करेगा तो 8×5 = 40 एक्स्ट्रा काम कर देता है, वेरी गुड। दो जो बी है ना वो 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, अगर 2 दिन एक्स्ट्रा काम करता वो तो कितना एक्स्ट्रा काम कर देता, तो बोलोगे 3 दूनी सॉरी 4 था ना, कितना आएगा, 2 दिन पहले छोड़ दे रहा है तो 4 दूनी 8 एक्स्ट्रा काम कर देगा, वेरी गुड। अब इस काम को इन सबसे करो तो 5 9 3 12 से, तो कितना हो जाएगा 168 में 12 से डिवाइड कर दोगे तो 12 कम 12 12 चौक 48, 14 दिन में इन्होंने काम कर लेना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है कि 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू दिस, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो क्वेश्चन तो आसान है, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, होमोजीनियस फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है।
होमोजीनियस एक्सप्रेशन वाला। होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या होता है कि अगर साइन और कास की जो वैल्यू होती है या फिर पावर होती है दोनों में सेम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो हम उसको होमोजीनियस एक्सप्रेशन बोलते हैं। होमोजीनियस एक्सप्रेशन में जो रेशियो वाली वैल्यू होती है वही पुट कर देते हैं। देखो 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो 5 साइन थीटा होगा वो 4 कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ जाएगा, तो बोलो सर 4/5 आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे रख देना है, साइन की जगह पे 4 रख दो, कॉस की जगह पे 5 रख दो। अगर आपको नहीं पता होमोजेनियस एक्सप्रेशन क्या होता है तो आप चैनल पे विजिट करके पूरा प्लेलिस्ट ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा रखे हैं, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे कर रहे हो। तो 5 इंटू साइन की जगह पे क्या रखना, 4 रखना है, माइनस 2 इंटू कॉस की जगह पे 5 रख देना। वेरी गुड। यहाँ पे 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 ये रख देना है। 5 चौक 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा। 5 चौक 20 में 15 जोड़ोगे 35 हो जाएगा। 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से काटोगे तो 7 बार में, 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए और इसको एक बार अटेम्प्ट करिए कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और ग्राहकों को 20% की छूट देता है। बेचते समय वह दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है और 1 किलो की जगह 800 ग्राम देता है। ठीक है, तो उसका वास्तविक कुल लाभ प्रतिशत बताइए। पहली बात देखो, अगर वो मान लो पहले 45% बढ़ा रहा है फिर 20% की छूट दे रहा है, तो ओवरऑल कितना बढ़ाया कितना घटाया वो तो चेक कर लो। तो मैं इसका सक्सेस ही ले लूँगा, उससे पता चल जाएगा कि मैंने कितना बढ़ाया कितना घटाया। तो 45 में से 20 घटाओगे, माइनस 45 गुणे 20 करोगे अपॉन 100, तो बताओ 45 में 20 जाएगा, 25 बचेगा। 25 में से 45 90, 90 900, 900 बटे 9 बटन 9, यानी 16% ओवरऑल बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि बंदा क्या कर रहा है, देखो सीपी से एसपी का जब रेशियो निकालने जाओगे आप, तो क्या कर रहा है, 100 से 116 कर दे रहा है। 4 से काटो 25, 4 से काटो 29। ठीक है। दूसरी बार क्या कर रहा है कि अब वेट में क्या कर रहा है बंदा, ये वेट में कह रहा है कि भाई 800 ग्राम दे रहा है और बता रहा है कि 1000 ग्राम दे रहा हो, तो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, तो काटो इसको, तो कहोगे 4 से 5 कर रहा है, तो बस यहाँ पे लिख दो 4 से 5। ठीक है, तो अब कर दो यहाँ पे, देखो कुछ कट रहा है, 5 से काट दो इसको 5 बार में, 5 चौक 20, 20 से कितना हो रहा है 29। ठीक है, इसको करो तो 9 ज़्यादा हो रहा है 20 पे, तो 100 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो बोलोगे 45%। ठीक है, काटोगे 5 बार में, 5 9 45% इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते थे। समझ में आया? तो ये आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6। अच्छा, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो आराम से। देखो, मैं कह रहा हूँ जब ऐसा क्वेश्चन है तो दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, एक्स से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स जो आएगा यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, सबको पता होगा। वेरी गुड। पावर 1 से पावर 6 में जाना, तो पहले मैं क्यूब करूँगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, तो बोलोगे हम क्या करते हैं, इसका क्यूब में से इसका 3 गुना माइनस कर देते हैं। इसका क्यूब 125 हो जाएगा, 125 में से 3 गुना मतलब 15 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 110। अब मुझे पावर 3 से पावर 6 पे जाना है, तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो स्क्वायर करोगे तो एक्स पावर 6 हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 हो जाएगा। क्या करते हैं, जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर देते हैं। 110 का स्क्वायर में से 2 माइनस करो। अगर आप यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक करने लग जाओगे ना, तो 3 में आ रहा है 8 8, गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये आसान है, 121 और 00 में से 2 माइनस कर दो, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 098। ठीक है, 100 में से इसको घटाओगे तो 98 आएगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। आसान आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चन फंसा देते हैं। एक सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या करना है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखो क्या कर रहा है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी और सी डी केंद्र के एक ही और 2 समांतर जीवाएं हैं। ए बी और सी डी की लंबाई क्रम से 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि जीवाओं के बीच की लंबवत दूरी 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखो, वृत्त की त्रिज्या बताना है, तो कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ पे क्या है, क्या है भाई, क्या हो रहा है। ठीक है, यही है, सर्किल बनाने में थोड़ा सा इसमें मैंने बोर्ड बनाया था गैस जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके, लेकिन मेरा लैपटॉप इतना लो है ना कि उसमें हैंग करने लग जा रहा है। देखो ध्यान समझो, मैंने एक सर्किल बना दिया, यहाँ पे मैंने इसका सेंटर मान लिया, ये है ए बी, ये है आपका सी डी, ऐसे समझना, ए बी और ये आपका सी डी, ये इसका रेडियस हो जाएगा और यहाँ से यहाँ भी इसका रेडियस हो जाएगा। एक चीज़ और दे रखी कि इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 7 सेंटीमीटर है, तो मुझे नहीं पता ये कितना होगा। एक बार बताओ, जब ए बी जो था आपका वो 24 था, ए बी 24 था, तो आपको ये तो बात पता ही होगा कि अगर ये 24 है तो इस पर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर खींचूंगा तो इसका आधा ये 12 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर ये पूरा 10 था तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बात तो क्लियर होगी आपको। ठीक है, वेरी गुड। मुझे ये साइड नहीं पता है तो मैं गेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 1 सेकंड के लिए 5 मान लूँ, ध्यान से समझो, क्योंकि अब मुझे रेडियस बतानी है, तो मैं जानता हूँ कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है।
तो मैं गेस कर रहा हूँ, तो मैं अगर रेडियस को 13 मान लूँगा तो ये 12, ये 13 तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यही कंडीशन इसमें भी लगाओ दूसरे वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, क्योंकि ये अगर ये 13 था रेडियस तो यहाँ से ये भी 13 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जब ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 12 होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है, 5 यहाँ 7 यहाँ मिलकर 12 हो जा रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब रेडियस 13 होगा। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के दोनों को इक्वेट करके आंसर निकाल सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो बर्तन ए और बी में एसिड और पानी का मिश्रण 4:5 है एंड 5:1 है। ऐसे देखो, 45 लीटर मिश्रण ए जो है उसमें 45 लीटर है। अब देखो 45 लीटर को ना आपको ब्रेक करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि 4:5 में इसको अगर ब्रेक करोगे तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 की वैल्यू आपको 45 दे रखी है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 5, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 20। रेशियो में बदलना तो मैं एक एक्चुअल रेशियो बदल दे रहा हूँ इसको, और हो जाएगा 25। ठीक है, आराम से इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हो आप कि भाई ये जो 45 लीटर है इसको मैं 4:5 में डिवाइड करूँगा तो 20 और 25 आ जाएगा। अब बी जो है वो कितना था, 42 लीटर था। अब 42 लीटर को मैं 5:1 में अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 6 यूनिट की वैल्यू। 6 यूनिट की वैल्यू 42 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो मैं यहाँ पे अगर इसको 5:1 में डिवाइड करूँगा तो 6 5 30 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये एक्चुअल रेशियो आ गया, ये एक्चुअल रेशियो नहीं था। अब क्या कह रहा है बंदा कि ए और बी को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है। जब इनको आप मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 था ना, 7 5 35, सॉरी हैंडराइटिंग करने की। तो 20 और 35 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, जो न्यू मिश्रण है उसमें मैं बता रहा हूँ। और ये 25 + 7 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि अब नए मिश्रण में 14 लीटर एसिड मिलाया जा रहा है। इसमें 14 लीटर अगर एसिड मिलाओगे आप तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 69 हो जाएगा। इसमें x लीटर मिलाया जा रहा है, लेकिन रेशियो दोनों का 1:1 हो जा रहा है। 1:1 का होने का मतलब ये कि अगर ये 69 है तो इसको भी 69 ही होना पड़ेगा। तो मैं 32 में कितना जोड़ूंगा कि 69 हो जाएगा, तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 37 इसका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 37, एंड दिस विल बी योर आंसर। आगे बढ़ा जाए, आसान क्वेश्चन था, ऐसे आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, ये रहा कि एक कक्षा में 45 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में यह पाया गया कि 3 छात्रों के अंक गलती से इतने हो गए। एक बात बताओ, 72 अंक इतने हैं, 72 एवरेज है 45 छात्रों का, लेकिन बाद में त्रुटि पाई गई कि भाई 48 को उन्होंने 68 लिख दिया, सॉरी 68 को उन्होंने 48 लिख दिया था ना। क्या लिख रहा है, छात्रों के अंक गलती से 48 के, अच्छा 48 को उन्होंने 68 लिख दिया, 55 को उन्होंने 75 लिख दिया। ठीक है, 62 को उन्होंने कितना गड़बड़ हुआ है, तो क्योंकि सर ज़्यादा लिख दिया गया है। कितना ज़्यादा लिखा है, 20 यहाँ पे ज़्यादा किया गया, 20 वहाँ पे भी ज़्यादा किया, अगर 20 यहाँ पे भी ज़्यादा किया, टोटल 60 ज़्यादा किया है 45 लोगों में। ठीक है, तो कितना एवरेज बढ़ा होगा, तो कहोगे यही एवरेज होगा, काटो, तो 15 से काटोगे 4 बार में, 15 से काटोगे 3 बार में, 1.33 ज़्यादा एवरेज हो गया होगा। क्योंकि त्रुटि के कारण एवरेज बढ़ गया है तो हम कम कर देंगे, यहाँ पे माइनस करोगे तो 70.67 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, लेकिन आता है पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन। एक ठोस धातु के बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है को पिघलाकर कई ठोस गोले बनाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, यदि प्रक्रिया में 20% धातु नष्ट हो जाती है। अब आपको पता है कि जब नंबर ऑफ सेकेंड फिगर बताया जाता है, तो ठीक है, नंबर ऑफ सेकेंड फिगर बताया जाता है, तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम जो होता है उसको डिवाइड किया जाता है जो न्यू फिगर बनाया जाता है, न्यू फिगर का वॉल्यूम से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सब बेसिक चीज़ें। लेकिन जब मैं जानता हूँ कि एक चीज़ मैं यहाँ पे जानता हूँ कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, धातु के बेलन यूज़ कर रहे हैं, बेलन में भी पाई जाता है, और अगर मैं इसमें वॉल्यूम में बात करूँ गोले में तो उसमें भी पाई जाता है, तो मैं पाई को कैलकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। तो अगर मैं बेलन का वॉल्यूम निकालूं तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, लेकिन मैं पाई को कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं आर स्क्वायर एच निकालूंगा। 10 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20,000, कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, सॉरी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, 20% धातु नष्ट हो जा रही है, इसका मतलब 80% ही धातु बनेगी। 80% धातु का यूज करके ही वो गोला बनाया जाएगा। तो मैं कहूँगा इसको इससे काटो, 8 दूनी 1600, यानी 1600 सेंटीमीटर क्यूब जो भी है ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो 1600 ऊपर लिख दोगे। अच्छा, एक गोले का आयतन निकालोगे तो बोलोगे सर 4/3 पाई आर क्यूब करना पड़ेगा, तो पाई कट ही जाएगा, आर क्यूब मतलब 8 करना पड़ेगा। 3 को ऊपर कर दो आप, तो 3 ऊपर चले जाएगा, तो 1600 गुणे 3, यहाँ पे 8 चौक 32 हो जाएगा। इसे काट दोगे 2 बार में कट जाएगा, 300/2 का मतलब 150 आ जाएगा, एंड दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन 150। ठीक है, आसान क्वेश्चन था,
आगे बढ़ते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो मैंने जब इसको देखा तो मुझे बड़ा आसान लगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो यहाँ से आप पहले साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे या कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, फिर tan की वैल्यू निकालोगे, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये देखो, अगर मैं इसको x मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसका ऑपोजिट ही तो है। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर में उसके रेसिप्रोकल नंबर से ऐड कर रहा हूँ। बस हमको अब ऑप्शन को ब्रेक कर देना है। इसको ब्रेक करो, 2 1 जा 2, 1/2 करोगे। क्या ये 1 है, ये इसका रेसिप्रोकल है? नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसको ब्रेक करो, 2 2 जा 4, 1/2, ये 2 है, ये इसका रेसिप्रोकल है, बिल्कुल है, तो ये आंसर हो सकता है। इसको ब्रेक करो, 3 2 जा 6 प्लस 1/2, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 3 अगर यहाँ पे 1/3 होता मैं कंसीडर करता नहीं है, नहीं करूँगा। 3 1 जा 3, 1/3, ये 1 है, ये 1/3 गलत हो गया। यानी एक ही ऑप्शन दिख रहा था और ये अपना आंसर हो जाएगा। आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान आसान सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसको आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। तब तक मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। 600 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में तय किया जाना है। पहले चरण में 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष कार का जो है शेष कार द्वारा की जाती है, जिसमें कुल 8 घंटे लगते हैं। अब एक बात बताओ, 120 अगर ट्रेन से करेगा, मैं ट्रेन की स्पीड टी मान ले रहा हूँ, तो बचेगा कितना, 480। 480 अगर मैं इसकी स्पीड मान ले रहा हूँ, ट्रेन की कार की स्पीड सी, तो ये टोटल टाइम हो जाएगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम यहाँ पे 8 घंटे दे रखा था। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो क्या करना है आपको कि दूसरे केस में क्या कह रहा है कि अगर वो 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से करता, ठीक है, तो इतना टाइम लगा था, तो बचेगा 400 किलोमीटर की दूरी अगर इस कार से करता तो इतना टाइम लगा था, तो 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। 20 मिनट का मतलब क्या होता है, तो कहोगे सिर्फ 20 मिनट का मतलब ये होता है, आपको 20 को घंटे में बदलोगे, यहाँ पे मत लिखो, अरे फिर से लिख दे रहा हूँ, गड़बड़ हो गया, इसमें यही कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, 120/t प्लस 480 अपॉन सी इक्वल टू 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200/t प्लस 400/c इक्वल टू, अब 20 को अगर मैं बदलूँ, देखो 20 को अगर मैं बदलूँ घंटे में, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/3 हो जाएगा। तो 8 प्लस 1/3 इतना ज़्यादा लग रहा था, 25/3 टाइम यहाँ लग जाएगा। जितना पहले लग रहा था उसने उससे 1/3 घंटा ज़्यादा लग रहा था, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों को इक्वेट करना है मुझे अब अल्टीमेटली। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी 1 बना लेता हूँ, इसको भी 1 बना लेता हूँ। इसको 1 बनाने के लिए 8 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करोगे 15/120 होता है, 15/t प्लस यहाँ पे हो जाएगा 60, 8 से 48 होता है ना, इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको 25/3 से डिवाइड करो, 25 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, तो 25/200 8 3 24, 24/t हो जाएगा यहाँ पे, 24/t, और 25 से काटोगे 16 बार में कटेगा, 16 3 48 प्लस 48 कौन सी इक्वल टू 1। अब ये भी 1 की इक्वल है, ये भी 1 की इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं आपको क्या समझा रहा था, ध्यान से समझना, ठीक है, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको। अब दोनों को मैं इक्वेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। देखो, तो यहाँ पे 15/t प्लस 60/c विल बी इक्वल टू 24/t प्लस 48/c। तो जब इक्वेट करोगे तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। 24 में से 15 घटाओगे 9, 9/t इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, इसमें इसका इनका डिफरेंस लोगे तो 12/t। अब मुझे क्या बताना था, कार की गति और ट्रेन की गति, मतलब c/t बताना। c को उधर भेजो तो c/t, तो 12/9 को उधर भेजोगे तो ये आ जाएगा। 3 से काटोगे 4 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, 4:3। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू क्या दे रखा है कि √5 + 1/√5 -1, और जो y इक्वल टू दे रखा है आपको √5 - 1/√5 + 1। आपको बताना है x² प्लस, देखो आपको बताना है ये x² - xy + y², ठीक है, ये अपॉन प्लस था ना, सॉरी प्लस था यहाँ पे, और यहाँ पे x² - xy + y²। आप इसको अगर ध्यान से देखो ना, ब्रेक कर सकते हो कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ x + y का होल स्क्वायर माइनस xy। इसको क्या लिख सकता हूँ, x + y का होल स्क्वायर माइनस 3xy। यही तो होगा। अब इस यहाँ पे आंसर निकालना आसान होगा। अगर आप इसको देखो ध्यान से, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आए, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ध्यान से समझना, इसका डायरेक्ट फार्मूला ये होता है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर x + y निकलना है तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान समझना, ये याद रखना, 2 अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a² बी स्क्वायर होता है अपॉन a² माइनस बी स्क्वायर है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना। जहाँ पे a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी, यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे याद रखना, देखो 2, अगर आपको पूरा पढ़ना है बेसिक से अलजेब्रा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, बेसिक से पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो तो a स्क्वायर करो मतलब 5 का स्क्वायर करोगे 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, मैं माइनस करूँगा तो 5 1 6, 6 दूना 12, 12 बटे कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा आंसर। क्योंकि सर अब प्रोडक्ट भी तो निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है। तो अब देखो तो ये दोनों, ये क्या है, √5 + 1 अपॉन √5 - 1, √5 - 1 अपॉन √5 + 1 रेसिप्रोकल है। जब रेसिप्रोकल होगा तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही कंडीशन होती है। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर मैं अगर पुट करूँ तो x + y की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर -1, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर -3 × 1, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, 4:3 इसका आंसर होगा 4/3। आगे बढ़ा जाए, अच्छा सवाल था, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाला। चलो देखो ये क्या है कि ट्रेडर, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता। कितना आसान सवाल है, ध्यान से समझो। मैं मान ले रहा हूँ कि उसने 100 रुपये में खरीदा था, 20% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 120 रुपये में बेचेगा, वेरी गुड। लेकिन अगर उसने उससे 10% कम में खरीदा था, मतलब 90 रुपये में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता, कितने में भाई, 18 रुपये कम में बेचा होता, जितना पहले बेच रहा था उससे 18 रुपये कम में, तो उसे 30% का लाभ होता, मतलब यहाँ पे 30% का लाभ, 30% का लाभ करोगे 90 का तो 27 हो जाएगा, तो 27 का मतलब हो जाएगा 170 रुपये में बेचा होता। तो अगर आप देखो एक्चुअल में तो 120 से 170 हो रहा है, मतलब 3 रुपये कम में बेचा, लेकिन 3 रुपये की वैल्यू कितनी, 18 है, 3 की वैल्यू 18 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600, एंड यही आपका आंसर होगा। आसान से क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि ट्राइंगल ABC के एंगल B और एंगल C के आंतरिक समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि A = 84 डिग्री और B/C का अनुपात 5:3 है तो इतना बताना है कि BOC, पहले फिगर तो बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, बिना फिगर का इसको बताना आसान नहीं है। मैंने इसको बना लिया फिगर, ठीक है, मैंने लिखा ABC। याद रखना इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर कहीं काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर से एक क्वेश्चन बनता है तो इसको रेडी रहना, इसको मतलब यहाँ पे काट रहा है, थोड़ा फिगर गड़बड़ है लेकिन कोई बात नहीं, चलो बना देता हूँ, ठीक है, ढंग से, एक सेकेंड, ठीक है। देखो यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कट दे, ये ओ हो गया, यहाँ पे कट रहा है। और एक चीज़ दे रखा है कि जो एंगल पूरा भी है 5 है, 5:3 में था, तो ये 5 मान लो यूनिट है, ये 3 यूनिट है, बहुत आसान है। और ये कितना दे रखा था, 84 दे रखा था। तो आपको पता है कि अगर मुझे एंगल BOC कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मैं जानता हूँ क्या हो जाएगा, 90 + 84/2 हो जाता है। इन सेंटर पर जो एंगल बनता है उसका फार्मूला डायरेक्ट होता है। इसको काट दोगे 42 बार में ये कट जाएगा, 42 जोड़ेगा 9 4 13, 132 डिग्री हो जाएगा, ये 132 डिग्री हो गया। अब आपको क्या बताना है, ध्यान से समझना, अगर ये 84 डिग्री तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, तो बोलोगे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 84 तो इन दोनों का सम कितना होगा, 96। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो 5 यूनिट + 3 यूनिट की वैल्यू है वो 96 है, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 96। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। अब आपसे पूछा क्या था, एंगल BOC माइनस एंगल B, तो बस BOC कितना था, 132 डिग्री, 132 डिग्री में से 60 माइनस कर दोगे तो 72 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको वीडियो पॉज करना है और इसको सोल्व करना है, आगे बढ़ते हैं। देखो, फाइंड द greatest number of 6 digit which when divided by 15, 20, 25 and 30 leaves the remainder 11, 16, 21 and 26। अब एक बात बताओ, देखो आप देखो ना, यहाँ 15 था, 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आया, 20 से डिवाइड किए यहाँ तो यहाँ पे 16 आया, 25 से डिवाइड किए, सॉरी 25 से भी डिवाइड किया गया था क्या, 25 से डिवाइड करने पे क्या आया, 21 आया। और मैं बोलूँ कि यहाँ पे 30 से डिवाइड किया गया है तो क्या आ रहा है, 26 आ रहा है। गैप देखो इनका, यहाँ पे भी 4 का गैप है, यहाँ पे भी 4 का गैप है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, जो रिक्वायर्ड नंबर होता है, जो रिक्वायर्ड नंबर होता है वो क्या होता है, LCM ऑफ डिवीजर इंटू n
माइनस के मतलब जो डिफरेंस होता है। लेकिन मैं कहूँगा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यानी 30 से डिवाइड कर रहा हूँ उस नंबर को, तो रिमाइंडर 6 आ रहा है। ठीक है जी, रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो मैं 26 आ रहा है। तो अगर मैं 26 अगर मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ता तो रिमाइंडर कितना आता, तो मैं इस रिमाइंडर में 10 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर मैं 10 से उन नंबर को डिवाइड करूँगा तो लास्ट में 6 आएगा और उसका रिमाइंडर भी 6 बचेगा। तो अगर मैं इन सभी नंबर में 10 से डिवाइड करूँ तो यूनिट डिजिट्स किसका 6, यही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा, 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर यहीं पे 6 आएगा और किसी में नहीं आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन था, आसान था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 मैन और 12 वुमेन कैन फिनिश पीस ऑफ वर्क इन 10 days वाइल 6 मैन एंड 8 वुमेन कैन फिनिश इट इन 14 days। तो M1D1 M2D2 का कॉन्सेप्ट लगेगा। 8 मैन प्लस 12 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई, 10 दिन में कर रहे हैं। उसी काम को 6 मैन प्लस 8 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप बोलोगे 14 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से वुमेन और मेन के एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा 80 1484, 4 मैन आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है, 80 और 84 का 12 में 120 और 14 112, यहाँ पे 8 वुमेन आ जाएगा। तो मैन से वुमेन का जो रेशियो आ जाएगा 2:1 आ जाएगा अगर इधर इधर भेजोगे तो। ठीक है, देख के समझ में आ रहा है। अब क्या है, यहाँ पे टोटल वर्क निकाल सकते हो आप। टोटल वर्क अगर निकालोगे तो जहाँ एम है वहाँ 2 रख दो, 8 दूनी 16 हो जाएगा। जहाँ डब्ल्यू वहाँ 1, तो 12 कम 12, 16 12 28, 28 में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 280। ये टोटल वर्क आ गया। अगर ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, इसी टोटल वर्क को आपको किसी आदमी को 5 दिन में करवाना है। तो टोटल वर्क को 5 दिन में करवाना, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी लगेगी, 5 से डिवाइड कर दो 56, मतलब टोटल एफिशिएंसी 56 लगेगी। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से समझना। तो 10 पुरुषों की सहायता से 10 पुरुष काम करेंगे। 10 पुरुषों देखो, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, ये 2 है, तो 10 पुरुषों की कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस। मान लेता हूँ मुझे एक्स वुमेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, एक्स महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। उनकी एफिशिएंसी कितनी थी, 1, तो ये इसी की वैल्यू तो 56 होगी। तो 10 दूनी 20, 20 को अगर मैं माइनस कर दूँ 56 में से, तो 36 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। को समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज 15% इज, देखो ये दिया है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 3.5 years। अब एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना है, आप कहोगे सर साधारण ब्याज निकालना है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, तो आप लोग सर P/T/100 होता है। यानी P मुझे नहीं पता क्या है, R मुझे पता है 12% है, T मुझे पता है 3.5 है, अपॉन में 100 करना पड़ेगा। एक चीज़ मुझे इसमें दिख रही है, 7 इसमें होगा, तो आंसर भी 7 का मल्टीपल होगा, कटने वाला नहीं होगा। 7 से काटने का ट्रिक क्या होता है कि दो से मल्टीप्लाई करो इसमें और इसमें से माइनस करके देखो, तो 12 12 54 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 42, ये कट जाएगा। 7 से ये 12, तो 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 नहीं कटेगा। ये 43 आ जाएगा, 43 भी नहीं कटेगा। 12 इसमें से माइनस करोगे 46 आ जाएगा, 46 भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन 7 से कट रहा था, ये यही आपका आंसर हो जाएगा। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन, अदरवाइज इट विल टेक टू मच ऑफ योर टाइम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 लीटर, 5 लीटर और 9 लीटर क्षमता वाले 3 गिलासों में दूध और पानी का मिश्रण, जिसमें दूध की सांद्रता क्रमशः 90%, 80% एंड 70% है। अब देखो, मैं रेशियो से काम कर देता हूँ। 2 है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे, 9 है, टोटल कितना हो जाएगा, 5 9 7 9 7 16 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, पहले वाले में जो दूध की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना, 90% है। 2 का 90% कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे मिल्क की बात कर रहा हूँ। 2 का 90% 1.8 होता है। ठीक है, हो जाएगा आराम से। इसका 5 का 80% कितना, 8 5 40, 4 हो जाएगा, वेरी गुड। अच्छा, 9 का 70% कितना हो जाएगा, 9 7 63, 6.3 हो जाएगा। तो कहोगे मिल्क टोटल कितना हुआ, तो अब लोग सर मिल्क टोटल हो गया 1 4 1 5 5 6 11 11 1 12 12.1 हो जाएगा। ठीक है, 12.1। तो ये दूध हो गया, ये पूरा मिश्रण हो गया। तो मैं यहाँ पे अगर माइनस कर दूंगा तो वाटर का आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ पे बचेगा 3.9। तो पूछा था आपसे कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। दूध और पानी का अनुपात 101, ये इतना हो जाएगा, रेशियो 39। डेसिमल खत्म होकर यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि x⁴ प्लस x² प्लस y⁴ इक्वल टू होता है x² प्लस xy प्लस y², और यहाँ क्या होता है x² माइनस xy
प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 133, इसकी वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है, निकाल लो जो भी हो। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 7, 7 से इसको काटोगे 19 बार में, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 19। और आपको पता था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 7। अब यहाँ से आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आपको वैल्यू पुट निकालनी है, कितना आसान। देखो एक बार इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 2 बार, तो 2 कॉमन हो जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 9 7 16 26 आ जाएगा, 2 से इसको काट दोगे कितना आ जाएगा 13। मतलब ऊपर तो 13 आना है, ऊपर 13 मुझे ऑप्शन में एक ही दिख रहा था, यही आपका आंसर हो जाएगा आंख बंद करके। अब मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकलना है, तो मैं एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2xy इक्वल टू, इसको माइनस करोगे 12 हो जाएगा, 2 से काटोगे 6 बार में, एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे 36 हो जाएगी, यहाँ पे 36 रखना पड़ेगा, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन करना है क्योंकि बहुत टाइम लगाएंगे, तो मॉक टेस्ट है, बाकी आपका रिवीजन हो रहा है, अगर आप देखते भी रहेंगे तो आपका रिवीजन जल्दी से हो जाएगा। इसमें क्या है कि यदि अल्फा एंड बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा। तो कहोगे माइनस एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट -5 था, -5 प्लस 5 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सी की जगह पे यहाँ पे 3 है, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, दोनों वैल्यू पता चल गई। अब मुझे वह द्विघात समीकरण बताना है जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा है प्लस बीटा अपॉन अल्फा है। एक बार बताओ इनका प्रोडक्ट तो आसान ही हो जाएगा ना, अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, लेकिन सब निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट आएगा कितना, तो बोलोगे सर ये तो 1 ही है, नहीं ये नहीं 1 नहीं है। अब निकालो इसको, देखो कैसे करोगे, यहाँ से मैं इसका अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा 3 था, 3 2 जा 6, 6 अगर 25 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 19, यानी इसकी वैल्यू आ गई ऊपर 19, नीचे इसकी वैल्यू आई थी 3, 3 रख दोगे फिर सम हो गया। तो हम जानते हैं इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये फॉर्मूला पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, तो बस इसमें रख दूंगा मैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, तो बोलोगे 19/3 एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे अपॉन 3 को हटाना है, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0, जो भी आंसर होगा अपना मैच कर लेना, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है, एक चक्री चतुर्भुज ABCD में AB 5 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है, एंगल ABC 60 डिग्री है। चक्री चतुर्भुज है, तो चक्री चतुर्भुज क्या होता है, ये अच्छा सवाल है अपने आप में। ठीक है, देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए है ना वो अपने आप में सारे क्वेश्चन मतलब आसान नहीं है कोई भी। तो मान लो चक्र चतुर्भुज ए बी 5 सेंटीमीटर था, वेरी गुड। BC 3 सेंटीमीटर था, मैंने BC को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, BC हो गया 3 सेंटीमीटर, वेरी गुड। फिर कह रहा है ABC जो है वो 60 डिग्री है, वेरी गुड। फिर उसके बाद कह रहा है यदि CD जो है CD 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को मान लो यहाँ से, ये हो गया CD, ये 2 सेंटीमीटर है बस। और तो AD बताना है तो AD यहाँ से खींच दो इसे, ठीक है, AD खींच दो, ये कितना बताना पड़ेगा। तो मैं इसको मिलाऊंगा ऐसे, देखो ध्यान से समझना, ये आपको ये फार्मूला पता है, अगर मान लो एक ट्रायंगल ABC है, ये एंगल थीटा है, ये A है, ये B है, ये C है, तो कोसाइन रूल होता है C² इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ ADC में, तो इसमें भी AC कॉमन है, इस ट्रायंगल, अच्छा एक बार बताओ ये 60 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 120 डिग्री, क्योंकि चक्री चतुर्भुज में क्या होता है कि ये सब क्या होते हैं मेरे भाई, बताओ 180 डिग्री होता है अपोजिट एंगल का सम। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ ADC में, तो इसका भी अपोजिट साइड AC है, इसका भी अपोजिट साइड AC है, तो AC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से भी निकालोगे, AC स्क्वायर की वैल्यू इसके लिए भी निकालोगे कोसाइन रूल का यूज़ करके, तो दोनों वैल्यू सेम ही आएगी। तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा डायरेक्ट, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखो क्या करना पड़ेगा, इसको मैं x मान ले रहा हूँ, तो अगर मैं कोसाइन रूल लगाऊंगा तो जो AC स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, तो बोलोगे x स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर अगल बगल का माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है, इंटू कॉस 120 डिग्री, ठीक है। ये ए सी की वैल्यू होगा। अगर ए सी स्क्वायर की वैल्यू होगा, यहाँ से भी ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो इसके लिए भी वही हो जाएगा, 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना आसान है, देखो कैसे। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, सबको पता होगा, ठीक है। तो -1/2 से ये 1/2 कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 से 2 कटेगा 2x हो गया, ठीक है। इधर क्या बचेगा, 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 34। यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 से 2 कट जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो 34 में से 15 माइनस करोगे कितना होगा, तो बोलेगा 19 हो जाएगा। 19 को इधर भेजोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और 19 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -15 इक्वल टू 0, -15 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो 15 का ऐसा फैक्टर करो जिसको ऐड करने में +2 है, तो कहोगे सर 5 और 3 कर देंगे, प्लस 5 को प्लस लेना पड़ेगा, इसको माइनस लेना पड़ेगा, लेकिन ये तो फैक्टर है, अपने को एक्स की वैल्यू बतानी। तो मैं क्या बताया था, मैंने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी तो मैंने उसमें बताया था, अभी वीडियो पड़ी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो कि साइन अपोजिट कर देते हैं, ये -5 हो जाएगा एक, और यहाँ पे +3 हो जाएगा। आपको पता है लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ पॉजिटिव होगी, तो ये नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 3x की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे आपको क्वेश्चन में करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक रेखा है 3xy, देखो ध्यान समझना, रेखा निकालना सबसे आसान होता है। तो सबसे पहले आपको अगर लाइन निकालना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, कोई बात नहीं, हमको ध्यान नहीं देना। अगर मैं यहाँ पे फोकस करूँ, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूँ तो y की वैल्यू 0 कर दूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर 8 आ जाएगी, यानी x एक्सिस पे ये 8,0 पे कटेगा। y एक्सिस पे अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूँ तो 6 बार में कट जाएगा, ये इसको 0,6 पे काटेगा। अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, ध्यान से समझो, इन दोनों को मिला दो, तो ये जो रेखा है ना, यही है 3x + 4y = 24। बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, ध्यान से समझना। ये हो गया a, ठीक है, ये हो गया b। अब ये इसको मैंने o मान लिया। फिर बोल रहा है कि मूल बिंदु o से इस रेखा पर एक लंब खींचा जाता है, लंब खींच दो, लंब खींच दिया, ठीक है। जो इस बिंदु को c पर मिलता है, ट्राइंगल OCA और ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल OCA का रेशियो बताना है ट्राइंगल ट्राइंगल OCB ऊपर वाले का। तो आपको देख के नहीं लग रहा है, देख के नहीं लग रहा है मेरे भाई, कि जब इस यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। या फिर आप बोल सकते हो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो ट्राइंगल OCA है विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल OCB के। बोलोगे क्यों सर, आपको देख के ही समझ में आना चाहिए कि परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये एंगल जितना होगा वो उतना ये भी एंगल होगा, तो एंगल सारे इक्वल हो जाते हैं इसमें, ठीक है। और वैसे कॉन्सेप्ट भी होता है, 9th में पढ़ाया जाता है कि जब मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा 90 डिग्री वाले एंगल से, अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर खींचता हूँ तो ये ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जब सिमिलर होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे इनके एरिया का रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूँ, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो ले लूँगा। तो यहाँ पे ये 6 था, ये 8 था यहाँ से यहाँ तक, तो इसका 8 का स्क्वायर ले लूँगा, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर ले लूँगा। 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे 36, 4 से काट दोगे 16 बार में, 4 से काट दोगे 9 बार में, एंड दैट विल बी योर आंसर। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, रिवीजन हुआ अच्छा खासा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो सीख लो। देखो है क्या, वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फार्मूला क्या होता है, n² - 1/12। इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 10। वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर पूछेगा तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो n² जो होगा -1 = 120 हो जाएगा। n² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 121। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। n की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, वेरी गुड। जब n की वैल्यू 11 होगी तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 22 हो जाएगा। अब इसका मुझे क्या बताना था भाई, वेरिएंस बताना था। तो यहाँ पे जहाँ n था वहाँ पे 2n का फार्मूला रख दूंगा, तो 22 का स्क्वायर -1 सॉरी 12 याद रखना है इसको, ठीक है। 12 तो ये हो जाएगा 484 में से हो जाएगा 483, 483 को 12 से डिवाइड करो, 12 चौक 48, 0, 12 दूनी 24, 12 पचे 60, 14.25 ये आंसर हो जाएगा। और आपको क्या रखना है याद, स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है अंडर रूट में क्या होता है, वेरिएंस होता है। तो कभी कभी आपको इसमें ना स्टैंडर्ड डिवीजन भी पूछ देगा, तो आपको ऐसे निकाल लेना है। उसके बाद मैं बताया था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, तो आपको वो भी याद रखना है। क्या होता है भाई, तो बोलोगे सर स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इंटू 100।
ये सारी चीज़ें याद रखना, मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया है इसको, ठीक है। जो प्रीवियस मॉक टेस्ट हुआ था ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे याद रखना, इसको भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और इंपेरिकल फार्मूला याद रखना कि जो मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन -2 मोड, सॉरी 2 मीन। ये आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, तब तक आप लोगों को क्या करना है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। देखो भाई, देखो, इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप उसको कर नहीं पाओगे, ठीक है। देखो, अगर मुझे किसी प्रिज्म का वॉल्यूम पूछता है, ध्यान समझना, वॉल्यूम पूछता है तो वो कितना होता है, तो आप बोलोगे बेस इंटू बेस एरिया इंटू हाइट होता है, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा चीज़, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो पेरीमीटर, बेस का जो पेरीमीटर है वो निकालोगे, इंटू हाइट कर दोगे, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, तो आपको याद रखना है 6√3/4 A² होता है, ठीक है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है ना, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है अगर हेक्सागन में देखोगे, ये चीज़ें होगी। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, तो आप बोलोगे लेटरल सरफेस एरिया में ऐड करना पड़ेगा अपने को 2 इंटू बेस एरिया, ठीक है। अब बस इस फार्मूला को यूज़ करके आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। यदि प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज है, समषटभुज है, ठीक है, ये है। आपको निकालना क्या है, तो प्रिज्म का आयतन बताना, आयतन बताना है ना। आयतन क्या होता है, बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। मैं कह रहा हूँ पहले बेस एरिया आप निकालो, बेस एरिया अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो मैंने बताया था ये फार्मूला होता है 6 × √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड 8 रखिए तो 64 हो जाएगा। इसको काटोगे कितनी बार में कटेगा, 16, 16×6 = 96, 96√3 होगा। अब एक बात बताओ, इसमें मुझे अगर वॉल्यूम निकालना है तो हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइट कुछ भी है, मुझे नहीं पता हाइट क्या आएगा, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि 96 का मल्टीपल तो आएगा आंसर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ है। मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हाइट कैसे निकालोगे आप, क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछ रखा है, तो ये कंडीशन दे रखी है टोटल सर्फेस एरिया का 192√3 + 480, यहाँ पे फार्मूला आप लगा दोगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया भी आपको निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर रेगुलर, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर निकालना आसान होता है, जितना साइड है बस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 6 साइड है तो 6 × 8 हो जाएगा पेरीमीटर, इंटू हाइट, हाइट यहाँ से निकाल सकते हो आप, सॉरी 2 इंटू बेस एरिया होता है ना, एक सेकंड, सॉरी सॉरी ए स्टूडेंट, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। जो टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हाइट, यहाँ पे हाइट होना चाहिए, वेरी गुड, प्लस उसके बाद 2 इंटू बेस एरिया होता है। 2 इंटू बेस एरिया मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 इंटू 96√3, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी मुझे नहीं लगता 96 ना 1, देखो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे ये 192 आ जाएगा √3। अगर उधर करोगे तो ये इससे तो कट जाएगा सब्ट्रैक्ट होके, यहाँ पे 8 × 48 से 10 बार में कट जाएगा, तो एच की वैल्यू 10 आ जाएगी, 10 इसमें रख दोगे तो वही आंसर आ जाएगा। बाकी मैंने बस समझाया, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी करने के लिए आपको दिमाग होना चाहिए। पिरामिड, पिरामिड से भी क्वेश्चन आएगा, इसको देख के जाना आप लोग, ठीक है। देखो ध्यान से एक चीज़ याद रखना, पिरामिड में क्या होता है ना, पिरामिड में 2-3 चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती है। एक तो होता है एज कॉर्नर, ठीक है, एज 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 साइड होती है एक तो एज होती है, ठीक है। एक होती है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। ये जो पिरामिड होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है। आपको फार्मूला इसमें क्या करना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ये आसान होता है और इसको भी पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप देखो आप ऐसे ही उड़ा दोगे।
उसके बाद और क्या क्या आपको इसमें याद रखना है, ध्यान समझना। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसमें 4 इंटू, मैं भी समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, एरिया ऑफ वन पीस, ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए, ये होता है, ठीक है। और इसका एरिया जो दे रखा है, देखो बेस क्या हो सकता है, राइट में है स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस, देखो ऐसे फिगर बनता है इसका, ध्यान समझना। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, एक सेकेंड। कुछ इस तरीके का होगा, किसी पॉइंट से इसको मिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये एक पॉइंट यहाँ पे होता है, इसको मिला देना पड़ेगा बस, ऐसे 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 मिला दोगे, ऐसे मिला दोगे, ठीक है। तो ध्यान समझ, ऐसे ही बनता है कुछ, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है। आपको यहाँ पे मिलाना पड़ेगा इससे, ठीक है, आपको यहाँ मिलाना पड़ेगा इससे, वाले पार्ट से। ऐसे देखोगे ना तो एक पिरामिड बनता है, तो 4 फेस बनती है, एक फेस इधर, एक फेस इधर, एक फेस इधर। अगर मैं इस पे स्लैंट हाइट खींचूंगा ना, जब स्लैंट हाइट मैं इस पे खींचता हूँ तो ये इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और इसको परपेंडिकुलर बनाती है। तो स्लैंट हाइट और जो, ध्यान से समझना, स्लैंट हाइट और जो बेस होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस का आधा वाला पार्ट होता है, ऐसे पूरा पार्ट होता है, ठीक है। ध्यान से समझना। अब इसमें दे क्या रखा है अगर इस स्क्वायर का साइड 16 सेंटीमीटर था तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, यदि पिरामिड के तिर्यक किनारे तिर्यक किनारे की लंबाई ये 17 दे रखी है, ये वाला स्लेट एज कॉर्नर एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ठीक है, ये 17 दे रखा है। अब बताओ ना, ये परपेंडिकुलर जब बना रहा है तो ये 8 है, ये 17, तो कितना होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट से 15 हो जाएगा। इस फिगर में आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है, यहाँ मत मिलाना, ये यहाँ पता, ठीक है। ध्यान से समझना, जब ये 8, 15, 17, तो इसका मतलब हाइट क्या होगी, स्लैंट हाइट क्या होगी अपने पास, 15 होगी, बस। अब आराम से निकाल सकते हो इसको। आपसे पूछा कहा था तो पिरामिड की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये लेटरल सरफेस एरिया इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 196 है भाई। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर 256 था, सॉरी। एरिया ऑफ बेस करना पड़ेगा, बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड इतना है, ये हो गया। लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ना, लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 4 इंटू एरिया ऑफ वन फेस। तो एक देखो 4 इंटू एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1/2, बेस 16 था, हाइट 15 आ गई, 2 बस इसको काट दो, ये हो जाएगा 256 प्लस 15 दूनी 30, 16 3 48, 480, इसको अगर जोड़ोगे तो 4 2 6 736, 736 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, फार्मूला में बस पुट कर देना है, आपको ये फार्मूला रट के जाना है, जितने मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवाए हैं आपको करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ए, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग और एक समबाहुभुज के बी के आंतरिक कोणों का योग का अनुपात। आंतरिक कोणों का योग कितना है, n-2 × 1/130 डिग्री होता है ना, ये फार्मूला होता है, बताओ। तो मैं मान लेता हूँ ए में साइड ए, देखो जो ए बहुभुज है इसमें साइड ए है, ठीक है, ए और बी में बी है, तो मैं कहूँगा a-2 × 180 डिग्री अपॉन b-2 × 180 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, तो आप बोलोगे 3:4 है। मैं कहूँगा 180 से 80 कट गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4a-8 इक्वल टू 3b-6। और कंडीशन क्या रहेगा, बहुभुज बी में भुजाओं की संख्या बहुभुज ए की तुलना में 2 अधिक है। मतलब समझ रहे हो, ए जो होगा ना 20, सॉरी बी जो होगा ए से 2 ज़्यादा होगा, तो बी की जगह पे a+2 रख देना। देखो यहाँ पे इसको इधर भेजो तो 4a-8 इक्वल टू, इसको रहने दो, 4a-3b इक्वल टू इधर 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको, ये बात क्लियर हो गई। देखो कैसे मैंने किया, मैंने किया कि -6 था प्लस 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर -8 + 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है आपको, देखो 4a जहाँ पे b है वहाँ पे a+2 रख दो, 3a+2 कर दो इक्वल टू 2, तो 4a में से 3 आ जाएगा, a बचेगा, और यहाँ पे -6 हो जाएगा, उधर जाके 6 ऐड हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ पे 8 आ गई। जब a की वैल्यू 8 आ गई तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि बहुभुज a के प्रत्येक आंतरिक कोण और बहुभुज b के प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात क्या होगा। अब बहुभुज a में कितना होगा, तो बोलोगे सर a का अगर मुझे निकालना है तो a की 8 थी, 8 - 2 × 180, और इसमें कितने थे, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो बोलोगे यहाँ पे करना पड़ेगा 10 - 2 × 180,
बटे यहाँ पे 10 करना पड़ेगा। बस कुछ नहीं है, 180 से 180 तो कट ही जाएगा। 8 में से 2 जाएगा 6, 6/8। यहाँ पे 8/10 ये ऊपर चला जाएगा, तो 60/64 आएगा। 4 से काट दोगे 15 बार में, 4 से काट दोगे 16 बार में, यही आपका आंसर होगा 15/16। कैलकुलेटिव थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा घुमा के तो आता है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर tan थीटा एंड दिस। देखो आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे निकालूँ कि tan 30 डिग्री प्लस यानी रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर -x का कोफिशिएंट p/x² कोफिशिएंट 1 मतलब p ही आ जाएगा। अगर मैं इनके प्रोडक्ट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो बोलोगे आराम से हो जाएगा सर इतना, तो बोलोगे c मतलब q ही आ जाएगा डायरेक्ट। तो अब आपको ये फार्मूला पता है, tan अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 30 + 15 मतलब tan a + b का फार्मूला याद है, तो बोलोगे सर tan a + tan b अपॉन 1 + tan a, याद है कि नहीं फार्मूला, 1 माइनस होता है सॉरी, तो ये क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, 1 - tan 30 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री। अब वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 + 50 45 हो जाएगा, 45 की वैल्यू 1 होती है। अब इसका वैल्यू आपको दे रखा है -p, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस, तो बोलोगे सर ये 1 - q हो जाएगा, इसको उधर भेजो, तो 1 - q = -p, इसको उधर भेज दो आप, इसको उधर भेज दो। अबे क्या हो जाएगा, -p है ना, तो ये हो जाएगा, अगर मैं 1 = क्या हो जाएगा q - p हो जाएगा, तो q - p की जगह पे यहाँ पे 2 + 1 रख दो, 1 रख दोगे तो कितना जाएगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो q को मैंने इधर भेज दिया, माइनस था तो जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ -p था तो q - p की वैल्यू 1 होगी, मैंने 1 वहाँ को उठा कर रख दी, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन आपका है आज का, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको करते हैं। देखो क्या है, 4 है, 1 है, -3 है, 2 है, ठीक है, और 0 है और k है। मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे ये बताना है तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूँ, क्या मैं सबको 0 करने की कोशिश करता हूँ, 0 करो इसको, मैं क्या कर रहा हूँ ना 0 कर दे रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको 0 कर रहा हूँ, आसान हो जाएगा। +3 करना पड़ेगा और -2 करना पड़ेगा, तो इसमें भी +3 कर दो, -2 कर दो, इसमें भी +3 कर दो, -2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 7 और -1 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, ख़त्म कर दो इसको, ये कितना हो गया 3 और 3 और k - 2 हो जाएगा। अब इसका मुझे एरिया निकालना है इसका, तो क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला अब लगा देना, डायरेक्ट फार्मूला लगा देना, ठीक है। क्या करते हैं भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 7k - 14, ट्रिक तो पता ही होगी आपको, ठीक है, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो -3 ही हो जाएगा, इक्वल टू एरिया कितना 12 है, 14 में से 3 जाएगा, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 7 के और यहाँ पे -14 और यहाँ पे -3 +3 आएगा ना, तो कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 तो हो जाएगा 7 के -11 की वैल्यू, यहाँ से 2 को हटाओ, 12 दूनी 24 कर दो। तो अगर ये मॉड में होता है, ध्यान समझना ये मॉड में होता है मेरे भाई, तो यहाँ पे k की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएंगी, या तो अगर 24 को माइनस ले लो एक बार, तब एक बार इसको प्लस ले लोगे, तब जब 24 को माइनस लोगे तो कितना होगा, तो 7k - 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -24, तो ये कितना हो जाएगा +14, 7 k की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ये आएगी ना, कितना आएगा भाई, ऐड हो जाएगा ना, कितना आएगा, तो इधर जाएगा +11 हो जाएगा, +11 होने का मतलब है 13 आ जाएगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा -13, तो k की वैल्यू -13/7 हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं 7k - 11 की वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 24, तो ये हो जाएगा 7k = 35, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, k की वैल्यू 5 आ गई, तो इसकी पॉसिबल वैल्यू का सम क्या हो गया, एक तो ये पॉसिबल वैल्यू, एक तो ये पॉसिबल वैल्यू, इनका सम ये हो जाएगा 7×5 = 35, 35 में से अगर ये जाएगा तो 22, 22/7 इसका आंसर होगा,
जब मैं इसको पॉसिबल वैल्यूज को ऐड करूँगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और ये क्वेश्चन अगर आप करके जा रहे हो ऐसे क्वेश्चन की सीरीज़ को, तो बिलीव मी आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पेपर में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं इसका आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके वीडियो को PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।